एक बेहद खूबसूरत लड़की को सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने की आदत थी। अपने सुंदर सुंदर फोटो खींचती थी, अपने सुंदर सुंदर वीडियो बनाया करती थी और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया करती थी। साथ ही ऐसे लोगों की तलाश में रहती थी जो लोग रात के अंधेरे में जब दुनिया सोती थी, जो जागते थे, ऐसे जागते हुए लोगों से बातचीत क्या करती थी। जब उसे पता चल जाया करता था कि इस व्यक्ति के पास बहुत पैसा है, तब उससे ज्यादा बातें किया करती थी। बातचीत का सिलसिला ज्यादा बढ़ता था तो सामने वाला व्यक्ति उसको अलग अलग तरह की डिमांड करने लगता था। चेहरा तो उसका खूबसूरत था ही, वो जिस्म कैसा है, हर किसी की इच्छा होती थी कि तुम्हारा जिस्म कैसा है, उसे मैं देखना चाहता हूं। और जैसे ही जिस्म देखने की चाहत उस व्यक्ति की बढ़ती थी तो ये लड़की की चाहत भी बढ़ जाया करती थी। ये कहती थी कि इसके तो पैसे लगेंगे। पैसे की डिमांड अगर पूरी हो जाया करती थी तो जिस्म का हिस्सा दिखा दिया करती थी। यदि पैसे की डिमांड पूरी नहीं होती थी तो किसी नए शिकार की तलाश में जुट जाया करती थी। लंबे समय से यानी कि साल दर साल लगातार गुजरते चले जाते हैं और उस लड़की ने ऐसे ही अपने लोगों को शिकार बनाना शुरू कर दिया। लगभग ऐसे ही शिकार बनाते बनाते 1,75,00,000 रुपए की रकम हासिल कर लेती है, अपने कब्जे में कर लेती है। और वो अपने दोस्तों से कहती थी, मैं तब तक पैसे कमाऊंगी जब तक महंगी चीज सस्ती ना लगने लगे। और इसीलिए उसने अमीर बनने की चाहत में कुछ ऐसे ही कदम उठाया था। लेकिन एक गलती से उससे न केवल किसी का कत्ल होता है बल्कि सामने वाला भी बहुत बड़ी गलती पर था। वो था तो बेहद गरीब आदमी, लेकिन सामने वो अपने आप को बहुत अमीर व्यक्ति शो कर रहा था। और यहीं से एक कत्ल की शुरुआत होती है। जब इस कत्ल की बात समाज में, लोगों में, अखबार में, टेलीविजन के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है तो हर कोई हैरान था, परेशान था, क्योंकि वो लड़की अब तक 1,000 लोगों को ठग चुकी थी। 1,000 लोगों से इसी तरह से पैसे वसूल चुकी थी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का एक शहर है जयपुर। और दरअसल इसी शहर की एक कॉलोनी है गांधीनगर कॉलोनी। दरअसल एक लड़का जिसका नकली नाम तो होता है विवान कोहली और उसका असली नाम होता है दुष्यंत शर्मा। वो सोशल मीडिया पर विवान कोहली के नाम से जाना जाता था और घर परिवार, रिश्तेदार, दोस्त, ऑफिस, हर जगह पर वो दुष्यंत शर्मा के नाम से जाना जाता था। 2 मई 2018 की शाम 6 बजे के आसपास जब अपने ऑफिस से सीधा घर पहुंचता है तो घर जैसे ही जाता है, रास्ते भर में वो चैटिंग करता हुआ आ रहा था। चैटिंग करते करते सामने से कॉल आती, मैसेज आता है कि आज रात को मैं बिल्कुल अकेली हूं, क्या तुम मुझसे मिलना चाहोगे, क्या मुझसे बातचीत करना चाहोगे। अक्सर तुमने मुझे ऑफलाइन देखा है, आज मैं चाहती हूं कि तुम मुझे साक्षात देखो, जैसी मैं दिखती हूं। जो तुम्हारा मन करता है तुम वो कर सकते हो, तुम्हें कोई रोकेगा नहीं, तुम्हें कोई टोकेगा नहीं। जब लड़की ने कुछ इस तरह की बात की तो उस लड़के को घर बहुत दूर लग रहा था। ऐसा लग रहा था घर कब आएगा। बस में चल रहा था, चैटिंग चल रही थी। घर जैसे पहुंचता है, अपनी बीवी से, अपने बेटे से कहता है, अपने पिता से, अपनी माँ से कहता है कि मैं बस थोड़ी देर के लिए किसी काम से जा रहा हूं, परेशान होने की जरूरत नहीं, खाना भी बाहर ही खाऊंगा, बहुत जरूरी मीटिंग है। घर वालों ने उसकी बात पर यकीन कर लिया। अपने पापा के पास जाता है। पापा उसके रामेश्वर कहते हैं, बेटा कहाँ जा रहे हो। कहता है, पापा बहुत जरूरी काम है, गाड़ी की चाबी दे दो। घर में गाड़ी खड़ी थी, ऑल्टो K10। उस गाड़ी की चाबी लेता है और चाबी लेने के बाद सीधा उस बताए हुए एड्रेस पर, बताए हुए पते पर पहुंच जाता है। पहले ये लड़का रहता है थाना झोटवाड़ा, एक इलाका है, लेकिन इसको जाना था गांधीनगर। गांधीनगर का एक फ्लैट था। उस फ्लैट का जैसे ही बेल दबाता है, सामने बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी हुई थी। अंदर कोई नहीं था और अच्छे से तैयार हो गए, ऐसा लग रहा था जैसे कि बिल्कुल उसी का ही इंतजार कर रही थी। दोनों एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद एक दूसरे के साथ बातचीत करते करते एक दूसरे के कपड़े भी उतरने लगते हैं और धीरे धीरे वो उस स्थिति में पहुंचने वाले थे जिस स्थिति में पति पत्नी होते हैं या फिर अनैतिक संबंध बना रहे थे, सीधे सीधे कहें तो एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने में मशगूल हो जाते हैं। लड़की उससे बातचीत करने लगती है। बातचीत करते करते लड़का कहता है कि ठीक है, बातचीत बाद में करेंगे। फिर दूसरी बार भी उसके साथ वैसे ही करने की वो कोशिश कर रहा था। लड़की ने कहा कि तुम लगते तो बहुत अमीर हो, उस सोशल मीडिया पर जो तुमने बताया है, करते क्या हो। तो वो लड़का कहता है कि मैंने तुमसे एक झूठ बोला था और मैं उस झूठ को अब खत्म करना चाहता हूं। मैं अपनी असली पहचान आपको बताना चाहता हूं। मैं शादीशुदा हूं, एक बच्चा है मेरे पास और मेरी माता है, पिता हैं, घर पे रहते हैं। उसने कहा मुझे इस बात से कोई ऐतराज नहीं है। तभी वो कहता है कि मैं उतना अमीर नहीं हूं जितना अमीर मैंने सोशल साइट पर आपको बताया था। तभी उस लड़की को बहुत गुस्सा आता है, उसे लगता है कि उसके साथ छल हुआ है। उस लड़की ने कहा कि तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है तुम क्या बोल रहे हो। तभी वो लड़की ये भी कहती है कि तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ जो किया है वो सब कुछ कैमरे में कैद हो चुका है, यानी कि इसकी सब वीडियो बन चुकी है। उस लड़की ने जब ये बोला तो लड़का देखता रह जाता है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। लड़का कहता है कि तुम झूठ नहीं बोल सकती, मैं तुमसे कम से कम कई महीने से, फरवरी से आज तक बातें कर रहा हूं, कितनी अच्छी से बातें करती हो, तुमने अपने घर को कितने अच्छे से सजाया हुआ है। लड़का लड़की आपस में बातचीत कर रहे थे, अचानक वहां पर एक और लड़की की एंट्री हो जाती है।
लड़का दीक्षांत कामरा होता है, जो कि रहने वाला तो मुंबई का था, लेकिन वो फिलहाल अपनी गर्लफ्रेंड के पास आया हुआ था। और दीक्षांत कामरा उसका अपना मोबाइल दिखाता है। मोबाइल में दिखाते हुए वो सारे लम्हे जो अभी घंटे 2 घंटे में कैद हुए थे, वो सारे लम्हे अब उसके मोबाइल में कैद हो चुके थे। जो दिखाता है तो हाथ जोड़ने लगता है, हाथ पैर जोड़कर कहता है कि भाई मुझे माफ कर दो, मैं गलत जगह आ गया हूँ, तुम्हें पता नहीं है कि मेरी स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन उसने अपने आप को विवाहन कोहली के नाम से सोशल मीडिया पर डाला हुआ था। खुद को बिजनेसमैन बताता था, अच्छे अच्छे कपड़ों के साथ वो अपने फोटोग्राफ्स डालता था। नकली जो गाड़ी उसकी होती ही नहीं थी, ऐसी गाड़ियों के साथ फोटो खिंचाया करता था। ऐसी बिल्डिंग के बाहर खड़ा होकर फोटो खिंचाता था कि मेरा ये ऑफिस है, ये मेरी बिल्डिंग है। यानी कि खुद को उसने करोड़पति दर्शाया हुआ था। जो लड़की होती है सामने, उस लड़की का नाम होता है प्रिया सेठ। प्रिया सेठ को लगता है कि उनके साथ छल हुआ है, तभी उसके हाथ और पैर लड़के के बांध दिए जाते हैं। हाथ पैर बांधने के बाद उससे कहा जाता है कि पैसे का इंतजाम करो, यहां से तभी जा सकते हो, नहीं तो जा नहीं पाओगे। तब लड़का वो नहीं बात सुनता है, तब उसके साथ मारपीट की जाती है। इतनी मारपीट की जाती है कि वो लड़का डरने लगता है, क्योंकि अब यहाँ पर अकेली एक लड़की नहीं थी, उसका दोस्त भी आ जाता है जिसका नाम होता है लक्ष्य वालिया। पहले से ही दीक्षांत कामरा यहाँ पर मौजूद था, लक्ष्य वालिया भी आ जाता है। और लक्ष्य वालिया और दीक्षांत दोनों उस लड़के को समझाते हैं। हाथ पैर बंधे हुए थे, तभी फोन कराया जाता है, और फोन कराया जाता है उसके पिताजी को, रामेश्वर शर्मा जी को। शर्मा जी को फोन करते हैं, कहते हैं कि 10 लाख रुपए का इंतजाम कर लो पापा, मेरा किडनैप हो चुका है, और अगर तुमने पैसे का इंतजाम नहीं किया तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। रामेश्वर का अकेला बेटा दुष्यंत अब वो इनके चंगुल में फंस चुका था, बहुत बुरी तरह से जान को खतरा बना हुआ था। इसलिए उसके पिताजी कहते हैं कि इतनी रात में 10 लाख रुपए का इंतजाम मैं कैसे करूं। तो उसने कहा कि पापा कहीं से भी किसी भी तरह से आपको इंतजाम करना ही होगा। रात के 11 या 12 बज चुके थे। कई किसी तरकीब से उसने पैसे का इंतजाम करना शुरू कर दिया, और ऑनलाइन ही उन पैसों को उसने उस अपने बेटे के खाते में डलवा दिया। इधर ऑनलाइन खाते में पैसे डलवाए जाते हैं, उसके पास मैसेज आता है कि लगभग उसके पास 3 लाख रुपए अकाउंट में होते हैं। अकाउंट में जो उसका एटीएम नंबर होता है, एटीएम का पिन कार्ड जो होता है, उसका वो ले लेती है। लेकिन लड़की कहती है कि इसको तो सारी राज की बातें पता चल चुकी हैं, अब तो ये सब कुछ जान चुका है, ये बाहर हमारी पोल खोल देगा, इसलिए इसका जिंदा रहना अब ठीक नहीं है। बस इतना कहना था कि उस लड़के ने, उसके जो दोस्त होते हैं जिसमें दीक्षांत और लक्ष्य, वो मिलकर उसका कत्ल कर देते हैं। कत्ल कैसे करते हैं? पहले तो उसका वो गला दबाने, उसका जो चेहरा था उसको तकिए से ढकने की कोशिश कर रहे थे, दम घोटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो उससे नहीं मर पाता है। तो उसका गला दबाने की कोशिश कर रहे थे, गला दबा रहे थे, वो पूरी तरह से छटपटा रहा था, अपनी जिंदगी के लिए, जीने के लिए तमाम कोशिशें कर रहा था। वो 3 लोग भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे थे। तब लगता है कि शायद इसको हम मार नहीं पाएंगे। हाथ पैर पहले से ही बंधे हुए थे। तब वो सीधा किचन में जाता है। किचन में जाने के बाद एक के बाद एक लगभग 11 वार किए जाते हैं, और जैसे ही 11 वार होते हैं उसमें वो ढेर हो जाता है, मर जाता है। अब इन्हें लगता है कि पैसे तो हमारे पास आ ही चुके हैं, और इस लाश को ठिकाने लगाने के लिए उन्होंने बहुत आसानी से एक रास्ता अपनाया, और उस लड़के को बैग के अंदर पैक किया। और पैक करने के बाद जो आमेर की पहाड़ियां हैं, वहां एक नई माता का मंदिर है, उसके इलाके में उस डेड बॉडी को फेंक देते हैं। लेकिन जब रात के कई घंटे बीत जाते हैं, घर पर कोई इतला नहीं मिलती, घर पर कोई फोन नहीं आता, तो घर वाले परेशान हो जाते हैं और मुकदमा दर्ज कराया जाता है। इससे पहले कि पुलिस कार्रवाई करे, इससे पहले कि कुछ और बात हो, मैं इस लड़की के बैकग्राउंड के बारे में आपको बता देना चाहता हूं। दरअसल ये लड़की राजस्थान का एक जिला है पाली, वहां का एक फालना एक इलाका है, एक जगह है, वहां की रहने वाली, जिसका नाम है प्रिया सेठ। प्रिया सेठ उस वक्त 25 साल के आसपास की रही थी। लड़की के दादा प्रिंसिपल थे, लड़की के पापा फालना में ही लेक्चर, और लड़की की माँ शिक्षिका, यानी कि पूरा परिवार बेहद पढ़ा लिखा था। और इस लड़की ने 10वीं की परीक्षा जब पास की थी तो 82% यानी कि 82% नंबर उसने हाई स्कूल में लेके आई थी। और जब उसने 12वीं पास की थी तब इसके 78% नंबर थे। इसकी माँ कहती है, जो कि वही शिक्षिका थी, माँ कहती है कि बेटा प्रिया सेठ, हम तुम्हें शहर भेज रहे हैं, यानी कि जयपुर भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, और मानसरोवर के पास एक कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज, वहां पे तुम्हारा एडमिशन करा दिया है, तुम्हें वहां रहना है, लेकिन वादा करो तुम वहां जरूर जा रही हो, जैसे परिवार में दादा प्रिंसिपल हैं, पिता लेक्चरर हैं, मैं शिक्षिका हूं, तुम्हें भी प्रोफेसर बन के आना है, क्योंकि लड़की के जो फूफा होते हैं वो भी प्रोफेसर होते हैं। अब ऐसी कंडीशन में इतने सारे लोग पढ़े लिखे हैं, तो लड़की के ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर था। वो लड़की कुछ अलग करना चाहती थी। बचपन से ही उसके ख्वाब थे कि वो इतना पैसा कमाए कि अपनी जिंदगी की हर जरूरतों को पूरा कर सके। कुछ दिन तो रिश्तेदारों के यहाँ रहती है, लेकिन कुछ दिन के बाद उस लड़की ने अपना खुद का एक कमरा किराए पे लेती है और रहना शुरू कर देती है। साथ ही उसे लगता है कि जो जरूरतें हैं, घर से जो पैसे मिलते हैं, उनसे पूर्ति हो नहीं पाती है, क्योंकि जयपुर की चकाचौंध में वो बुरी तरह से घुल रही थी, मिल रही थी, उसकी जरूरतें धीरे धीरे बढ़ रही थी। तो उसने सोचा क्यों ना एक नौकरी कर ली जाए। इसलिए उसने एक अखबार में इश्तिहार मिलता है, उस इश्तिहार को देखने के बाद वो वहां पर इंटरव्यू देने चली जाती है। और जैसी वहां इंटरव्यू देने जाती है, उस लड़की को नहीं पता था कि वो एक दलदल में बुरी तरह से फंस चुकी है। दरअसल जैसे ही वो वहां पर इंटरव्यू दे रही है, रिसेप्शन पर बैठी हुई है, तभी लड़कियां आती हैं, जाती हैं,
पता चलता है कि वहां तो वेश्यावृत्ति का काम होता है, लेकिन इसने इस दलदल से बाहर निकलने की बजाय खुद ही इस दलदल में धंसती चली गई और जिस कॉलेज में वो पढ़ती थी वहां की लड़कियों को भी उसने ऑफर देना शुरू कर दिया। कुछ ही घंटों का काम है, आप कमरे में आओ, उनके साथ वक्त बिताओ और उसके बाद मनचाही रकम ले जाओ। खुद भी वो काम किया करती थी, उसकी जो कॉलेज की लड़कियां थी वो भी इसके कहीं ना कहीं झांसे में चली आया करती थी और उसने उस जगह पर अपना काम करना जैसे शुरू किया तो उसे लगा कि इस लाइन में तो बहुत ज्यादा पैसा है, इस लाइन में अगर पैसा है तो क्यों ना कुछ अलग किया जाए। इसीलिए उस लड़की ने उस नौकरी को कुछ ही दिनों के बाद छोड़कर अपनी खुद की एक वेबसाइट बनाई और ऐसी वेबसाइट जिसमें वो कुछ लड़कियों को ऑफर दिया करती थी। लड़कियां लड़कों से बातचीत क्या करती थी, उनका मेन मकसद होता था अमीर घरों के लड़कों को फंसाना, अमीर लोगों को फंसाना, उनको अपना जिस्म दिखाना, जिस्म दिखाकर पैसे वसूलना। धीरे धीरे करके वक्त आगे गुजरने लगता है और अमीर घरों के लोग कहीं ना कहीं इसके जाल में फंसते चले जाते हैं और जितने पैसे मांगती थी उतने पैसे मिल जाते थे। लड़कियों की भी ये व्यवस्था करती थी और जहां कहीं भेजना होता था वहां भेजा करती थी। और ऐसे ही उसने एक नया तरीका अपनाया। उसने कहा कि इस तरह से 1000, 10,000, 20,000 रुपए अगर हम वसूलेंगे तो उससे बात नहीं बनेगी। रुपए ज्यादा वसूलने के लिए उसने लोगों को अपने पास बुलाती थी और जब अपने पास बुलाती थी तभी वो अपनी एक ऐसी ब्लू फिल्म बनाया करती थी, वीडियो बनाया करती थी। उस वीडियो को दिखाने के बाद संबंधित व्यक्ति से पैसे वसूलती थी। अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो तुम्हारी वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाएगा। लोग डर के मारे पैसे दे दिया करते थे, इसलिए वो 1000 रुपए कमाने वाली 2000, 10-20 रुपए कमाने वाली लाखों कमाने लगी और लाखों से उसके पास करोड़ों रुपए होने लगे और ठीक उसके पास 1,75,00,000 रुपए की रकम इसी तरह से हो जाती है। लेकिन फरवरी 2018 से एक लड़के से बातचीत कर रही थी, उसे लग रहा था कि सामने बहुत बड़ा बिजनेसमैन पर्सनैलिटी है, उसे बुलाऊंगी, उसकी वीडियो बनाई जाएगी तो आराम से 10, 20, 50 लाख रुपए तो यूं झटके में मिल जाएंगे। लेकिन वो कंगालपति था, करोड़पति था ही नहीं और उसका मर्डर हो जाता है। उसकी बॉडी 4 मई 2018 को मिलती है। पुलिस वालों ने मुकदमा दर्ज कर लिया था उसके पिताजी की तहरीर के आधार पर। जब गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज होता है उसके बाद उस लड़के के पिताजी को बुलाया जाता है और बुलाने के बाद एक मोर्चरी में बॉडी रखी हुई थी, उसके कपड़े, उसके हाथ में बंधा हुआ कलाबा, उसके शरीर पर तिल, उसके आधार पर उसकी बॉडी के पहचान लिया था क्योंकि उन लोगों ने उसका चेहरा पूरी तरह से बिगाड़ दिया था। अब चेहरा बिगड़ चुका था लेकिन शरीर पर कुछ ऐसे निशान थे जो रामेश्वर ने पहचान लिए। रामेश्वर रोते हुए कहते हैं कि बचपन में मेरा एक बेटा था जो कि सड़क दुर्घटना में मारा गया, एक बेटा बच्चा था, ये इस ऐब में मारा गया। मैं हमेशा कहता था बेटा कभी झूठ मत बोलना, लेकिन ये झूठ बोलकर ये फंस गया। अब पुलिस वाले ने इस लड़के के मोबाइल के आधार पर जब जांच पड़ताल शुरू की तो उसका आखिरी लोकेशन उस गांधीनगर के इलाके में पाया जाता है। उस फोन की जब लोकेशन, उस फोन की डिटेल निकाली गई, सीडीआर निकलवाई गई तो पता चलता है उस लड़की से कांटेक्ट में था और महज 72 घंटे के अंदर ही वो लड़की पकड़ी जाती है अपने 2 साथियों के साथ। एक साथी लक्ष्य बालिया होता है, दूसरा साथी दीक्षांत कामरा होता है जो कि मुंबई का रहने वाला था और जो कि यहाँ के जयपुर में आके बस जाता है, उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। दोनों मिलकर इसी तरह से पैसे कमा रहे थे। दोनों कहते थे तब तक पैसे कमाएंगे जब तक महंगी चीज सस्ती ना लगने लगे और यही कारण था। उसके पास जब चेक कर रहे थे पुलिस वाले तो एक सैंडल मिली थी घर के अंदर। सैंडल की कीमत 35,000 रुपए थी, इसलिए उसे महंगे कपड़े पहनना, अच्छी अच्छी घड़ियां पहनना, घर में सारी चीजें शान शौकत के लिए इस्तेमाल करना, ऐसा उसका कुछ शौक बन गया था। जिस दिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा तो वो मीडिया के सामने हंस रही थी। लोग इसकी हंसी को देखकर ताज्जुब कर रहे थे। जब मीडिया के एक पत्रकार ने इससे पूछा कि तुम्हें जो किया है, तुम्हें अपने किए पे कोई पछतावा नहीं है, उसने कहा कि ये दुनिया का कोई पहला मर्डर थोड़ा ही नहीं है कि जो मर्डर हो गया इसमें इतने हाय तौबा करने की जरूरत है। इसलिए जो हुआ है सो हुआ है, कानून सजा देगा, ठीक है, हम सजा पाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इससे भी अच्छी और दिलचस्प बात यह है उस लड़की ने जेल से निकलने की तमाम कोशिशें की क्योंकि इससे पहले भी 2-3 बार मामलों में जेल जा चुकी थी। एक बार उसने अपने एक लड़के पर रेप का आरोप लगाया था, लेकिन जब जांच हुई तो उसमें पता चलता है कि लड़की झूठ बोल रही थी। इसने 1-2 ऐसे ही मामले थे, वो 3 बार जेल जा चुकी थी, लेकिन चौथी बार जो जेल गई फिर वो कभी बाहर निकल के नहीं आ सकी क्योंकि सन 2020 में उसने जेल से बाहर निकलने के लिए हाईकोर्ट में जब अपील की तो जज साहब ने यह कहते हुए मना कर दिया कि इतनी शातिर लड़की को बाहर भेजने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत खूबसूरत है, ऐसी खूबसूरत दुनिया को बिगाड़ने का ऐसे लोगों को कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य भी किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।